सुनो मेरी कहानी। ये उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के एक सामान्य व्यक्ति की साधारण कहानी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये मेरी कहानी है। आशा है यदि इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पाएंगे जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपकी सहमति हो तो मैं कहानी शुरू करूं। मेरे पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के निवासी थे। मेरा ननिहाल बदायूं जिले के कस्बे अलापुर में था, लेकिन दिसंबर की एक ठिठुरती सुबह को बरेली में मेरा जन्म हुआ था। अतः मैं अपने को बरेली वाला कहना पसंद करता हूँ। मेरे जन्म के समय मेरा परिवार एक किले नुमा भवन संकाय मसीदगंज में रहता था। ये आधुनिक गेटेड कम्युनिटी की एक अलग ही किस्म थी, जिसके भूमि तल पर गोदाम और पहली मंजिल पर आवासीय मकान थे। क्योंकि ये भवन संकाय तत्कालिक इलाहाबाद बैंक ने एक लंबी लीज पर ले रखा था और मेरे पिताजी उस बैंक में काम करते थे, अतः हम लोग मसीदगंज में रहते थे। बरेली के साथ मेरा 60 वर्षों से अधिक का संबंध है और उसके साथ मेरी कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरे बचपन का बरेली एक हरा भरा तथा साफ सुथरा शहर होता था, जो औद्योगिक दृष्टि से भी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला था। रोचक चर्चा का विषय रहेगा कि किन कारणोंवश बरेली के बड़े उद्योग शनै शनै बंद होते चले गए और उनके स्थान पर कुछ नए उद्योग भी नहीं लाए। यहाँ तक कि लघु और कुटीर उद्योग जैसे कि सुरमा, लकड़ी का फर्नीचर, पतंग और माजा तथा जरी का काम आदि भी आजकल अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए अब मूड बदलने के लिए कुछ बॉलीवुड की बात करते हैं। हिंदी फिल्मों ने बरेली को एक विशिष्ट पहचान गीतों तथा फिल्मों के शीर्षक के माध्यम से दी है। फिल्म मेरा साया के साधना जी पर फिल्माए इस गीत ने तो इस पहचान को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। बरेली का मर्म क्या है, आइए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सांप्रदायिक आधार पर बिखरते हुए समाज के लिए सेठ फजलुल रहमान उर्फ चिन्ना मियाँ द्वारा निर्मित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आज भी सामाजिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल है। दुर्भाग्यवश आधुनिक पीढ़ी का परिचय सिर्फ समाज को तोड़ने वाली ताकतों से कराया गया है, विभिन्न धर्मों को जोड़ने वाली शक्तियों से नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा जन्म तथा पालन पोषण सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता के माहौल में हुआ था। इसका एक और उदाहरण मेरे पिताजी के एक सहयोगी श्रीमान ताज मोहम्मद थे, जिन्हें गोस्वामी श्री तुलसीदास रचित रामचरितमानस कंठस्थ याद थी। मेरे पिता श्री शंकर लाल जी का प्रारंभिक वेतन महज 35 रुपये मासिक था, जिसमें से नियत रूप से वह 10 रुपये अपने माता पिता को, अन्य 10 रुपये बैंक के बचत खाते में और शेष 15 रुपये अपने स्वयं के घर खर्च पर व्यक्त करते थे। आज के दिन लाखों रुपए की आय होने पर भी लोग असंतुष्ट नजर आते हैं। मेरी माता श्रीमती श्यामा को पढ़ाई लिखाई में अत्यधिक रुचि थी, लेकिन अलापुर में कक्षा 5 से अधिक का स्कूल न होने के कारण उन्हें 5वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। उच्च शिक्षा के हेतु केवल उनके भाइयों को ही शहर भेजा गया, लेकिन एक कहावत है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। विवाह के बाद भी मेरी माताजी ने स्वाध्याय के द्वारा अपनी शिक्षा ग्रहण की। यदि मुझे अपने परिवार की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताना पड़े तो मैं कहूँगा शिक्षा के प्रति अभिरुचि तथा मितव्ययी जीवन शैली। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद के वर्षों में हमने सर्वव्यापी शिक्षा पर जोर दिया होता तो आज भारत के मानवीय संसाधनों की कुछ विशिष्ट गुणवत्ता होती।
मेरा मानना है कि विद्यालय और परिवार दोनों ही जीवन कौशल की शिक्षा देते हैं। मेरी माँ ने सुख और दुख को निर्विकार रूप से सहने का मूल मंत्र मुझे दिया। उसके साथ ही वे अतिथि देवो भव के सिद्धांत को भी मानती थी। किसी भी प्रकार की सहायता के बिना मैंने घर आए किसी भी अतिथि को बिना कुछ खाए वापस लौटते नहीं देखा। प्रत्येक अभिभावक अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी संतान का अच्छे से अच्छा पालन पोषण करने का प्रयत्न करता है, लेकिन जिस तरह का त्याग तथा परिश्रम मेरे माता पिता ने किया, उसकी अनंत मिसाल मिलना दुर्लभ है। मेरे पिताजी प्रत्येक बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो 8वीं की हो, 10वीं की अथवा इंटरमीडिएट की, मुझे अपने साथ साइकिल पर बैठाकर परीक्षा भवन तक छोड़ने जाते थे तथा परीक्षा शुरू होने की घंटी बजने के बाद ही वापस आते थे। मेरे बड़े भाई श्री शिव कुमार दिलो दिमाग से धनी, अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा होने के कारण बीएससी प्रथम वर्ष पास करने के बाद रुड़की विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां से वर्ष 1967 में सिविल अभियांत्रिकी की स्नातक उपाधि प्राप्त की। एक ओर तो वे नौकरी प्राप्ति का प्रयत्न करते रहे तथा दूसरी ओर उन्होंने बीएससी की अपनी शिक्षा पूर्ण की। मेरी दृष्टि में एक उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान से अभियांत्रिकी विशेष डिग्री हासिल करने के बाद भी समुचित नौकरी का न मिलना तात्कालिक अर्थव्यवस्था की कमज़ोर स्थिति को परिलक्षित करता है। अपने भाई साहब, जिन्हें मैं गत्तों के नाम से बुलाता था, को नियमित रूप से कॉलेज जाता देख मैंने बचपन से ही कॉलेज जाने की जिद शुरू कर दी। इसके फलस्वरूप मुझे श्री विष्णु बाल सदन कालीबाड़ी में नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। इस विद्यालय से मैंने कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त की। उन दिनों अधिकतर सरकारी शिक्षा संस्थानों का शैक्षणिक स्तर काफ़ी अच्छा माना जाता था। उपलब्ध स्थान तथा प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अत्यधिक अंतर होने के कारण जिला स्थाई पर एक परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन होता था। मैंने इस परीक्षा में सफल होने के साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में प्रवेश लिया तथा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूर्ण की। शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण होने के साथ साथ ज़्यादातर सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों का संसाधनों के अभाव से पतन शुरू हो गया। जब तक हम अपनी सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा करते रहेंगे, देश व समाज का समग्र विकास हो पाना संभव नहीं होगा। मेरे साथ एक और घटना घटी। इसे आप संयोग मानिए या भविष्य की पूर्व सूचना। तृतीय भाषा के रूप में कक्षा 6 से 8 तक मैंने तेलुगु का अध्ययन किया और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश तथा उसके पश्चात तेलंगाना में कार्य करने का मौका मिला। अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने भी रुड़की विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी की स्नातक डिग्री प्राप्त की। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने सिविल के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार अभियांत्रिकी को चुना। रुड़की के पश्चात मैंने एमटेक की डिग्री आईआईटी दिल्ली से संचार तथा रडार टेक्नोलॉजी में हासिल की। दिल्ली में मेरा प्रवास मेरे कार्य क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का कारक बना और मैंने प्रशासनिक सेवा का मार्ग चुना। मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे सिविल सर्विसेज को चुनने की प्रेरणा दी। सिविल सेवा का अंतिम परिणाम आने तक मैंने भारतीय रेल में सहायक सिग्नल तथा दूरसंचार इंजीनियर के रूप में भी कुछ महाकार्य किया। इस दौरान मुझे रीसेट सिकंदराबाद तथा रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। आईएएस में सिलेक्शन के पश्चात हमारे बैच ने 21 अगस्त 1984 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश किया। मसूरी का प्रवास जीवन के बेहतरीन अनुभवों में से एक था। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अनेकानेक गतिविधियां एक प्रशासनिक अधिकारी को परिपूर्ण बनाती हैं। हालांकि हम सभी देश के विभिन्न राज्यों तथा अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, जन सामान्य की सेवा हेतु हम एक टीम के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं,
इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण मसूरी की ट्रेनिंग का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रशिक्षण के दौरान ही मेरा विवाह अनुराधा जी से नवंबर 1985 में संपन्न हुआ तथा कुछ वर्षों पश्चात रिया के रूप में एक अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ। अब अनुराधा, रिया, ऋषभ और नन्ही गौरी मेरे जीवन के मूल स्तंभ हैं। मैंने अपने IAS के कार्यकाल में नेल्लोर, तेनाली, विकाराबाद तथा कृष्णा जिले में 2 बार विभिन्न पदों पर कार्य किया और जन सामान्य की कई कठिन समय पर भरसक सेवा की है। भारत सरकार में मैंने पर्यावरण और वन मंत्रालय में अपनी 2 पारियों के दौरान विभिन्न पदों पर 9 वर्ष से अधिक कार्य किया है। मुझे 2 केंद्रीय मंत्रियों के निजी सहायक के रूप में कार्य करने का भी अनुभव है। मैं भारतीय दल के एक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील 1992 तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 2002 में अपनी भूमिका निभाई है। मैंने राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों पर कार्य किया है। इस दौरान मुझे देश विदेश में कई स्थानों पर यात्रा का सुअवसर भी मिला है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय बॉन, जर्मनी में मैंने जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के वाइस चेयर के रूप में 1 वर्ष से अधिक का कार्य किया। सेवा काल के दौरान ही मैंने टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ से सार्वजनिक नीति पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की कई आधारभूत परियोजनाओं और देश के विकास के अनेक कार्यक्रमों का मैंने सफल संचालन किया है। जल संसाधनों के विकास और संरक्षण परियोजनाओं पर कार्य करने का मुझे लगभग 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इस संबंध में पोलावरम, मिशन काकतीया तथा कालेश्वरम आदि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहा। परियोजनाओं को समय सीमा और लागत के भीतर पूर्ण करने के लिए ये आवश्यक है कि उन पर सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय, कानूनी, राजनीतिक, तकनीकी, प्रबंधन तथा प्रशासनिक सभी बिंदुओं पर एकीकृत रूप से कार्य किया जाए। बागवानी संगठनों के राष्ट्रीय समूह ने वर्ष 2020-21 के मानद फेलो के रूप में जल संसाधनों के प्रबंधन और कुशल नेतृत्व के लिए मुझे सम्मानित किया। भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की ने भी मुझे विशिष्ट भूतपूर्व छात्र के रूप में सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व हेतु सम्मानित किया है। मेरी अभी तक 3 पुस्तकें तथा पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ पुस्तकों तथा लेखों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन भी हुआ है। लगभग 2 वर्षों के कार्यकाल के बाद मैं 31 दिसंबर 2019 को तेलंगाना के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ। मैं तेलंगाना सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जल संसाधनों के सलाहकार के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्रदान किया। IIT रुड़की तथा IMT हैदराबाद में मानद संकाय के रूप में मैं शिक्षा संस्थानों से भी जुड़ा हुआ हूँ। समय समय पर वैश्विक पर्यावरण तथा जल संसाधनों के रखरखाव के विषय में मेरी सलाह ली जाती है। अपने कार्यकाल के दौरान मुझे देश विदेश की कई महत्वपूर्ण हस्तियों के संपर्क में आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने कार्यकाल के हर दिन को वह चाहे कितना ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, जन सेवा के लिए समर्पित किया मानता हूँ। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोई भी आयु सीमा हो तथा कोई भी कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, समाज में अपने को प्रासंगिक रखने के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद।